आखिर चाइना हमें कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ने देता, और अगर एक मक्खी सिर्फ 30 सेकंड तक ही आपके ऊपर बैठती है तो भैया सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज बहुत गंदा कांड कर सकती है। साथ साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इंडियन बस के अंदर हमें एयरबैग कभी भी देखने को क्यों नहीं मिलता? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा चटक और मसालेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, क्या आपको पता है कि दिल्ली वालों का उड़ चुका है सुख और चैन, क्योंकि वहां पर एंट्री ले चुका है ठग ठग गैंग, जो जब ठग ठग आता है ना तो लोगों की चीखें ऐसी निकलती हैं जितना तो जब दया दरवाजा तोड़ता था तब ना निकलती थी। असल में गाइस, ये प्रजाति दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल पर पाई जाती है, जिनका की प्राइमरी काम रुकी हुई गाड़ियों के टायर के आगे कोई पत्थर या फिर चप्पल लटकाने का होता है। अब जैसे ही कार ड्राइवर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और उसका टायर आगे रखे हुए पत्थर या फिर इनकी चप्पल के ऊपर से गुजरता है, तो हमारे ये भाई इतनी गंदी ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि जिनके सामने तो राखी सावंत की एक्टिंग भी पानी कम चाय लगती है। अब इस सिचुएशन में क्योंकि वो कार ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा जाता है, तो ये उससे बेहद ही आसानी से 10 से 15,000 रुपए वसूल लेते हैं। बस इन्हीं जैसे चिनांदिया लोगों की वजह से मुझे भाईजान किसी महापुरुष से कम नहीं लगते। एक ही बार में खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस, यूपी और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं जहां के लोग इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं कि यहां तो खुद एवेंजर की टोली आने से पहले खौफ खा जाती है। और उसी की जज पर क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जब यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम हुए, तो उस एग्जाम को देने कोई और नहीं बल्कि साक्षात सनी लियोन दीदी आई थी। मिलिए धर्मेंद्र सिंह से, जिन्होंने की यूपी कांस्टेबल पुलिस एग्जाम के फॉर्म को इतनी खुशी के साथ भरा कि मानो वो फॉर्म नहीं बल्कि इनकी शादी का इन्विटेशन कार्ड हो। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इनके हाथ में इनका एडमिट कार्ड आया, क्योंकि इस एडमिट कार्ड में धर्मेंद्र सिंह बन चुके थे सनी लियोन, जिसके चलते हुए जब धर्मेंद्र सिंह एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें ठीक वैसे ही दूर कर दिया गया जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को बॉलीवुड से दूर कर दिया जाता है। अब गाइस, एक्चुअली में यहाँ पर किस इंसान की गलती थी ये तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जिस भी इंसान ने ये किया है, भाई एक बार ये तो जरूर सोचिएगा कि आपका सिर्फ एक घटिया सा प्रैंक या फिर एक मजाक किसी भी इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। अबे नालायकों, सुधर जाओ। गाइस, क्या आपको पता है कि जब साल 1940 में हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों से लगा रहे थे आजादी की आस, तो दूसरी तरफ अमेरिका के रईसजादे कुछ और नहीं बल्कि खा रहे थे हरी हरी घास। सब मिलकर बोलेंगे झकास। असल में साल 1940 में यूएसए के बहुत से डॉक्टर्स और लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वो लंच टाइम में अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ घास को मिक्स करके खाएंगे तो उनकी बॉडी में कभी भी न्यूट्रिशंस की कमी होगी ही नहीं। और इसलिए साल 1940 के आसपास यूएसए में जितनी घास तो गधे और घोड़े नहीं खा रहे थे, उससे कई ज्यादा बड़े स्केल पर घास तो हम इंसान ही खा रहे थे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये घास रूपी कांड सिर्फ यूएसए तक ही सीमित रहा है, तो मेरे प्यारे बंधुओं मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि साल 2006 में कानपुर में भी एक ऐसे इंसान को घपचा लिया गया था जो कि अपनी जवानी के दिनों में हाथ में कत्था और तंबाकू की बजाय अलग अलग तरीके की घास ही घिस रहा था। अबे कैसे कनपुरियाओ, पूरा नाम ही डुबा रखा है। मिलिए गंगाराम से, जो कि हर दिन कुछ और नहीं बल्कि 4-4 किलो घास खाकर ही जिंदा है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में घास खाने के बावजूद भी गंगाराम ना सिर्फ काफी ज्यादा हेल्दी हैं, बल्कि इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी तक नहीं है। अजीब लेकिन सच। गाइस, चाहे गाय के गोबर से रॉकेट इंजन चलाना हो या फिर इंसानी बॉडी से बर्गर बनाना, जापान ने टेक्नोलॉजी में रौले ही काटे हुए हैं। और उसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जापान ने पूरी दुनिया की सबसे पहली लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट को भी बनाकर तैयार कर लिया है। अबे इतना नेचुरल तो बाबा रामदेव चीजें नहीं निकालते। असल में गाइस, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी ने मैग्नोलिया वुड का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सबसे पहली लकड़ी की सैटेलाइट को ही बनाकर तैयार कर लिया है, जिसे इसी साल जापान के द्वारा स्पेस में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट का यह मानना है कि क्योंकि सभी देश सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उन्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे आजकल रोहित शर्मा क्रिकेट ग्राउंड में अपने डिसीजन भूलते हैं, तो इस कंडीशन में स्पेस कचरा बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन वहीं अगर सभी देश इन्हीं तरीके की लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो सैटेलाइट खुद को ही स्पेस में खत्म करके डिसॉल्व हो जाएंगी और स्पेस कचरा लगभग ना के बराबर ही होगा। लेकिन वो बात अलग है कि शायद ये सारी चीजें देखने के लिए हम जिंदा बचे ही ना। अबे जब सारे पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या हमें कद्दू से मिलेगी? गाइस, समर सीजन में हमारे फूड और यहाँ तक कि हमारे ऊपर भी किसी मक्खी के बैठने का तरीका काफी ज्यादा कैजुअल होता है, जिसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान तक नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक मक्खी सिर्फ 30 सेकंड तक ही आपकी बॉडी के ऊपर बैठती है तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके ऊपर बैक्टीरिया को डिलीवर कर देती है। खाओ माँ कसम। अरे चाचा, माँ कसम क्या खाना, जब पूरा का पूरा प्रूफ दिखाते हैं हम इस चैनल पर। दोस्तों, भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है वो एक इंसानी स्किन
इनकी सिर्फ 30 सेकंड मक्खी के बाद बैठने की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है और इसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे वो मक्खी हमारी स्किन के ऊपर कितने बड़े अमाउंट में बैक्टीरिया को छोड़ जाती है। और इस सिचुएशन में अगर उसने आपके ऊपर पॉटी कर दी तो ओहो हो क्या बोलूं, इस कंडीशन में तो बैक्टीरिया इतनी तेजी के साथ बढ़ते हैं जितना तेजी के साथ तो इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक में पैसे नहीं बढ़ते। वैसे एक और फन फैक्ट बताऊं, इन तरीके की मक्खियां ऑन एन एवरेज हर 2 मिनट के बाद लोटा लेकर हल्का होने निकलती हैं। हर 2 मिनट में? अरे दादा, बड़ी गंदी बीमारी है। और इसलिए भी हर एक डॉक्टर आपसे ये कहता है कि आप कभी भी किसी मक्खी को अपने फूड के ऊपर तो बिल्कुल भी बैठने ना दें। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, काम करते वक्त अगर एक इंसान हमें बार बार परेशान करे तो हमारा हाल भी कुछ इसी तरीके का होता है। बस यहाँ पर इस मीम की मैं ऑडियो नहीं चला सकता, वरना समझने वाले तो समझ ही गए। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि अगर ये काम लगातार रिपीट मोड पर होता हुआ चला जाए तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ने लगता है, जिसके चलते हुए अक्सर लोग डिप्रेशन और सैडनेस का शिकार भी हो जाते हैं। जिसके चलते हुए बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने स्कूल, कॉलेजेस और यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस पर भी कुछ इस तरीके के पैनिक चैम्बर्स को भी लगा दिया है, जिसके अंदर आप जाकर चीख कर, चिंगाड़ कर और गला फाड़ कर प्यार प्यार भरी बातें अपने बॉस, टीचर या फिर किसी भी इंसान के लिए बोल सकते हैं और उसकी रत्ती भर आवाज भी बाहर नहीं आती। अब ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन सभी कंट्रीज के डॉक्टर्स का यह मानना है कि अगर एक इंसान ज्यादा गुस्सा आने की सिचुएशन में इन तरीके के चैम्बर्स का इस्तेमाल करता है तो उससे ना सिर्फ उसका गुस्सा शांत हो जाता है बल्कि उसका गलत इंपैक्ट भी उसके दिमाग पर नहीं पड़ता। भाई मैं सच बोल रहा हूं, इस चैम्बर को तुरंत ही इंडिया उठाकर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की रीलें चल रही है ना, हम व्यूअर्स का दिमागी संतुलन भैया यही चैम्बर सही कर सकता है। गाइस, बचपन से ही हमारे अखरोट जैसे दिमाग में यह भर दिया जाता है कि जो बीज होती है उनकी जिंदगी का एक कोई मकसद होता है और वो होता है गाढ़ा गाढ़ा शहद बनाना। लेकिन इससे उलट जो चीज हमसे छिपाई जाती है वो यह है दोस्तों कि बीज शहद के साथ साथ एक ऐसी तिलस्मी चीज भी बनाती है जो अगर किसी भी इंसान ने खा ली तो वो उसे इतनी पावर देगी जितना तो धूप खाकर जादू रोहित को ना दे पाया। असल में गाइस, सभी बीज एक बेहद ही सीक्रेट क्रीम को भी डेवलप करती हैं जिसे सुपर फूड के नाम से जाना जाता है और ये क्रीम स्पेशली सिर्फ रानी मधुमक्खियों के लिए ही बनाई जाती है। और ये सुपर फूड इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि सिर्फ इसे कंज्यूम करने के बाद ही एक रानी मधुमक्खी एक दिन में 2000 से भी ज्यादा अंडों को डिलीवर कर पाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका साइज और उसकी लाइफ भी सिर्फ इसी सुपर फूड को कंज्यूम करने की वजह से नॉर्मल बीज के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये सुपर फूड इतना ज्यादा रेयर और महंगा होता है कि नॉर्मली हर देश की गवर्नमेंट इस सुपर फूड को सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ स्पेशल सैनिकों को ही प्रोवाइड कराती है। और इसलिए इस सुपर फूड को लोगों से कुछ इस तरीके से छुपाया जाता है कि मानो ये कोई सुपर फूड नहीं बल्कि राजकुंद्रा भाई का चेहरा हो। गाइस, हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे और पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी में क्या सिमिलरिटी है? भैया दोनों ही पूरे तरीके से फर्जी होती हैं। अब देखो, बॉडी का तो यह है कि वीएफएक्स की हेल्प से किसी भी गधे को घोड़ा बनाकर स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, लेकिन भैया मिल्की वे के मामले में तो वीएफएक्स भी फेल हो जावे है। असल में गाइस, बचपन से ही हमें बुक्स और अलग अलग जगहों पर मिल्की वे की ये फोटोग्राफ तो दिखाई ही जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फोटोग्राफ भी चीन के ईमान की तरह पूरे तरीके से फर्जी है। असल में गाइस, अगर हकीकत में हमें मिल्की वे की कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ को क्लिक करना होगा तो हमें उससे बाहर जाना होगा। लेकिन आज की भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम ये करना चाहते हैं और लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तब भी हमें मिल्की वे से बाहर जाने में लगभग 2 लाख सालों का समय लग जाएगा। और इसलिए इस पूरी ही इमेज या फिर फोटोग्राफ को इमेजिनेशन के तर्ज पर बनाया गया है, यानी कि ये कहना कि हमारी आकाश गंगा ठीक ऐसी ही होगी और इस गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ एग्जैक्ट इसी जगह पर होगी, ये पूरे तरीके से 100% सच नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज को हमें स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया तक नहीं जाता। अबे टीचरों को खुद भी पता है। बात तो सही है। गाइस, जब भी हम कोई भी घिनौनी चीज देखते हैं तो हम तुरंत ही झरझरा कर वोमिटिंग कर देते हैं। जस्ट लाइक भाई, कसम से जब मैंने आर्चीज मूवी देखी थी ना भैया, 3 बार उल्टी की थी। तू तो गया बेटे। अक्की सर, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? अबे इनका भी तो बेटा ना था उसमें। लेकिन क्या आपको पता है कि यही झरझरी उल्टी अब आपको करोड़पति तक बना सकती है? कैसे? चलिए वो भी बताता हूँ। मिलिए लंदन की इस आर्टिस्ट माइली ब्राउन से, जिन्हें जब भी कोई भी नई पेंटिंग बनानी होती है ये कुछ इस तरीके से लाल, पीले, हरे, गुलाबी और अलग अलग तरीके के पानी को एक्सेस क्वांटिटी में पीकर अपने मुंह में 6 लंबे हाथ को डालकर वोमिटिंग करके ही कैनवास पर अलग अलग तरीके की अलग ही लेवल की चित्रकारी करती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इनकी इस उल्टी नुमा पेंटिंग की शुरुआती कीमत ही 10 लाख रुपए है और इन्होंने अभी तक की सबसे महंगी पेंटिंग को लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बेचा है। मतलब गाइस, कुछ भी हो, ये अंग्रेज हैं तो काफी ज्यादा मासूम, क्योंकि इस हिसाब से तो भैया कानपुर का हर शख्स करोड़पति होना चाहिए, क्योंकि कानपुर के तो हर गली मोहल्ले में एक से बड़े एक आर्टिस्ट घूम रहे हैं।
दरअसल इफेक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इसरो ने अपने अभी तक के सबसे हाईटेक वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च करके एक नया इतिहास रच दिया है। वाओ, आखिर इंडियन बस के अंदर एयरबैग्स को क्यों नहीं लगाया जाता? असल में गाइस इस चीज को आपने भी नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर जिस भी व्हीकल को मार्केट के अंदर उतारा जाता है उसमें एयरबैग्स होना अब कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन वही बात अगर बसेस या फिर ट्रक्स की जाए तो इन व्हीकल्स के अंदर हमें कभी भी एयरबैग्स जैसी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर जब इन बसेस में बहुत से लोग डेली बेसिस पर ट्रेवल करते हैं तो आखिर इनमें एयरबैग्स को दिया क्यों नहीं जाता? असल में गाइस इसके पीछे बहुत सी रीजंस है। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है रिक्वायरमेंट। असल में गाइस बात अगर एक नॉर्मल बस की जाए तो उसके अंदर 30 से लेकर 100 तक पैसेंजर्स आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगर इस केस में हर एक पैसेंजर के लिए एक एयरबैग को इंस्टॉल कर दिया जाए तो उस बस की अपने आप में ही कीमत लगभग दुगनी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उसका खास यूज बस के अंदर होगा नहीं। क्यों, वो भी समझाता हूं। गाइस नॉर्मली बस की दोनों ही सीटों के बीच की दूरी काफी ज्यादा कम होती है और एक एयरबैग एक्सीडेंट के केस में आपकी बॉडी को आगे वाले ऑब्जेक्ट से टकराने के इंपैक्ट को कम करने के लिए लगाया जाता है। अब क्योंकि जब ऑलरेडी बस की आगे और पीछे की सीटों के बीच की दूरी काफी ज्यादा नॉमिनल है तो यहाँ पर इतने बड़े स्केल में इंपैक्ट जनरेट होता ही नहीं है। तो अगर इस केस में बस के अंदर हर एक सीट के लिए एक एयरबैग को लगा दिया जाए और उस सिचुएशन में वो एयरबैग फूल गया तो उल्टा वो एयरबैग आपको बचाने की बजाय और ज्यादा इंजर्ड कर देगा। साथ ही साथ इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको अपनी सीट को छोड़कर बस से बाहर भी निकलना है तब भी उस केस में वो एयरबैग आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके चलते हुए पैसेंजर बसेस के अंदर कभी भी एयरबैग्स को नहीं लगाया जाता। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इन बसेस या फिर ट्रक्स का स्ट्रक्चर। गाइस नॉर्मली इन बसेस या फिर ट्रक्स को काफी ज्यादा हैवी मेटल का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है जिसके चलते हुए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इन बसेस या फिर ट्रक्स के अंदर एक्सीडेंट का इतना ज्यादा इंपैक्ट जनरेट होता ही नहीं है जितना कि एक नॉर्मल कार के अंदर होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके चलते हुए अननेसेसरी बस और ट्रक के वजन और कॉस्ट को कम करने के लिए इनके अंदर एयरबैग्स को इंस्टॉल नहीं किया जाता। क्योंकि अगर इन तरीके के व्हीकल्स का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो इनका माइलेज उसी हिसाब से काफी ज्यादा कम भी हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे और मेन कारण की जाए तो वो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। असल में आज की डेट में इंडिया के अंदर कोई भी सख्त ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इन बड़े व्हीकल्स के अंदर एयरबैग्स को लेकर नहीं है जिसके चलते हुए मार्केट में अपनी पकड़ को बनाए रखने और अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए अक्सर ये बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर इस फीचर को स्किप कर देती हैं। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये एयरबैग सिर्फ और सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवर्स के लिए ही इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन इंडिया की केस में 99% केसेस में ड्राइवर के लिए भी इन्हें स्किप कर ही दिया जाता है। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों इंडिया के अंदर किसी भी बस या फिर ट्रक के अंदर एयरबैग्स को क्यों नहीं लगाया जाता। आखिर चाइना हमें कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ने देता। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब से चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर लिया है और माउंट कैलाश उनके अंडर आया है तब से चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ कैलाश यात्रा में कुछ स्पेसिफिक जगहों को छोड़कर किसी भी इंडियन को बाकी कैलाश पर्वत पर ना ही चढ़ने की परमिशन देती है और ना ही घूमने की। तो फिर आखिर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर चाइना को हम भारतीयों से ऐसा डर है ही क्या। असल में गाइस प्रैक्टिकली इसके पीछे दो कारण मौजूद हैं, पहला मिस्टीरियस कारण और दूसरा प्रैक्टिकल कारण। तो गाइस सबसे पहले जरा इस मिस्टीरियस कारण को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस साल 1990 से लेकर साल 1996 के बीच चाइना ने 17 चाइनीज और जापानीज रिसर्चर की एक टीम को कैलाश पर भेजा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो सब के सब गायब हो गए और उनके साथ क्या हुआ ये आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हार ना मानते हुए और एक्चुअली में ये जानने के लिए कि आखिर कैलाश पर्वत के ऊपर क्या मौजूद है, चाइना ने वहां पर अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत के टॉप के ऊपर बढ़ने लगा अचानक से ना सिर्फ वहां का वेदर काफी ज्यादा खराब होने लगा बल्कि उस चॉपर का कंपास भी पूरे ही तरीके से काम करना बंद कर गया। एंड लास्टली जब सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स्ट हो गई तो उन सभी रिसर्चर्स को अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। लेकिन इससे उलट क्योंकि कैलाश पर्वत को लेकर काफी ज्यादा कथाएं काफी ज्यादा फेमस है जिसमें यह कहा जाता है कि कैलाश पर्वत ना सिर्फ लॉर्ड शिवा का घर है बल्कि साथ ही साथ इसको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा पवित्र पर्वत माना जाता है। तो अल्टीमेटली चाइना की ये उत्सुकता कि इसके ऊपर क्या मौजूद है ये तब भी कम नहीं हुई, जिसके चलते हुए कुछ ही सालों के बाद चाइना ने दुनिया भर के बड़े बड़े क्लाइंबर्स को चाइना बुलाकर उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया कि उनको माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ना है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन चढ़ाई शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद वो सभी क्लाइंबर्स अचानक से ही गायब हो गए।
जिसके की बाद उनको रेस्क्यू करने के लिए एक टीम को भेजा गया, जिनको कि वो क्लाइंबर्स बहुत बुरी कंडीशन में मिले क्योंकि उन सभी की आंखें अंदर धंस चुकी थी, बाल और नाखून बढ़ चुके थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर ही हुआ था। जिसके बाद उन सभी क्लाइंबर्स के ऊपर जब रिसर्च करी गई तो ये पाया गया कि माउंट कैलाश के पास कोई एक ऐसी पावर भी मौजूद है जिसकी वजह से वहां जाने वाले इंसानों की एजिंग प्रोसेस काफी ज्यादा तेज हो जाती है। जिसके बाद जब इस चीज को ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को माउंट कैलाश के पास भेजा गया तो उन्होंने भी इस चीज के ऊपर अप्रूवल दिया कि वो जैसे जैसे माउंट कैलाश के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं उनकी एजिंग प्रोसेस लगभग 2 से 3 गुना स्पीड के साथ बढ़ जाती है। हालांकि एग्जैक्टली ये चीज कैसे हो जाती है इसका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और गाइस यही वो चुनिंदा कारण है जिसकी वजह से साल 2001 के बाद से चाइना ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना पूरे तरीके से बैन कर रखा है, क्योंकि जो चाइना दुनिया के सामने अपनी शेखी भगाड़ता है एक्चुअली में इस पर्वत के ऊपर चढ़ने में उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है। लेकिन लास्टली यहां पर यह क्वेश्चन फिर भी खड़ा होता है कि अगर चाइना ये काम नहीं कर सकता है तो वो ओपनली बाकी की कंट्रीज को माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का ट्राई करने क्यों नहीं देना चाहता। असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन एक सुपरनैचुरल सी थ्योरी है जो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे ही शास्त्रों से निकली है। असल में गाइस माना यह जाता है कि इस पर्वत के ऊपर ना सिर्फ लॉर्ड शिवा का निवास स्थान है बल्कि यहाँ पर एक सीक्रेट शहर भी मौजूद है जिसको कि नेकेड आई से देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। असल में गाइस हमारे शास्त्रों के अनुसार उस शहर का नाम ज्ञानगंज है जिसको कि चाइना और बाकी कंट्रीज में श्रृंगीला के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर इस दुनिया से विलुप्त हुई सारी एनिमल्स प्रजाति के साथ साथ सीधा स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। और एक्चुअली में पास्ट में कुछ ऐसे हमें एविडेंस भी मिले हैं जो इस थ्योरी को बिल्कुल ही सच साबित करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हुए चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो ऐसी सुपर नेचुरल पावर वाली सिटी या फिर माउंटेन को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दे। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हुए चाइना कभी भी माउंट कैलाश के ऊपर किसी को भी चढ़ने नहीं देता। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर प्रैक्टिकल रीजन की जाए तो वो है हम इंडियंस के सेंटीमेंट। असल गाइस नॉर्मली आज की डेट में अगर हम इंडियंस या फिर दूसरी कंट्री के लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दें और अगर उन्हें कैलाश पर्वत पर लॉर्ड शिवा या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज वहां पर मिल जाती है तो ये बात वर्ल्ड वाइड प्रूफ हो जाएगी कि कैलाश पर्वत का सीधा कनेक्शन इंडिया से ही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड इंडिया की जो पकड़ है, इंडिया को इस पर्वत को हमारे देश में मिलाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और ये बात चाइना भी बखूबी जानता है कि आज का ये नया भारत सबूतों के बलबूते पर वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा प्रेशर चाइना के ऊपर डाल सकता है कि उसको ना चाहते हुए भी ये कैलाश पर्वत इंडिया के हवाले करना पड़े। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए दोनों ही देशों के बीच डिस्प्यूट ना हो, साथ ही साथ ये मिस्टीरियस सी जगह भी चाइना ना खो दे। चाइना इसलिए कभी भी हम भारतीयों को कैलाश के ऊपर जाने की परमिशन नहीं देता। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।